अस्सलाम वालेकुम। आज 14 सितंबर 2025 से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की प्रेजेंटेशन सिटी फार्मा के हवाले से। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी सिटी फार्मा पे बनाने के मकसद ये था कि रिसेंटली काफ़ी सारे लोगों का फार्मास्यूटिकल में बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, खासतौर पे सिटी फार्मा। और मैंने हिस्टोरिकली कभी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक डिटेल वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक हाई लेवल कवर करूँ। इस साल खासतौर पे इस साल कोई इस तरह की वीडियो नहीं बनाई। मैंने कोशिश की कि जितनी नॉलेज मुझे फार्मास्यूटिकल सेक्टर की है और जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह, इसकी बेसिस पे मैं क्विकली प्रेजेंटेशन बनाऊं और अपना पॉइंट बताऊं क्या है इन्वेस्टेबल बिजनेस है नहीं। प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। आज के एजेंडा में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं फार्मास्यूटिकल के सेक्टर की नॉलेज दूंगा कि सेक्टर चलता किस तरह से, किस कौन कौन सी बिजनेस लाइंस है और क्या क्या रिस्क है। फिर इस कंपनी के बारे में बताऊंगा, फर्सिटी फार्मा के बारे में, फिर मार्केट शेयर के बारे में बताऊंगा। इसके बाद फाइनेंशियल हाइलाइट्स की क्या फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं सो फार, डिविडेंड यील्ड, करंट प्राइस क्या चल रही है, टेक्निकल एनालिसिस, फिर इसके बाद मेरा व्यू केस के बारे में। सेक्टर नॉलेज की बात करें तो इस सेक्टर में रेवेन्यू अर्न, फार्मास्यूटिकल जब भी आपके माइंड में आता है तो एक दवाइयाँ आपके नाम माइंड में आती है कि दवाइयाँ बनाती होगी। तो ऐसा नहीं है कि हर कंपनी दवाइयाँ बनाती है। सिटी फार्मा की बात करें, सिटी फार्मा का तकरीबन अच्छा खासा रेवेन्यू दवाइयों के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो सेल करके आता है। और ये इसके कस्टमर भी ज़्यादा नहीं, एक मेरे ख्याल में एक ही कस्टमर या दो कस्टमर है जिन जो और बाकी छोटे छोटे कस्टमर की कस्टमर दो ही हैं जिसको ये इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करती है, और वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कस्टमर है, और वो मेन प्रोडक्ट बनाती है। तो ये बेसिकली एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है आगे वाली कंपनी को। और इसका जो रॉ मटेरियल है वो जो प्रो बनाती इंग्रेडिएंट बनाती है, वो इंग्रेडिएंट में काफ़ी सारा इंपोर्ट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी एपीआई बेस्ड मॉडल पे चल रही है तो उसको इंपोर्ट के तमाम मसले मसाइल फेस करने पड़ सकते हैं, जिसमें इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, करेंसी डिवैल्यूएशन एक्सेट्रा। दूसरी कंपनी होती है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग करती है और फिर इसको अप्रूव वगैरह करने के बाद तमाम फिर सेल करती है फिनिश प्रोडक्ट एंड कस्टमर। फिर इस सेक्टर में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि कंप्लाइंस एंड क्वालिटी का खास ख्याल रखना था। इससे मुराद ये है कि क्योंकि सेंसिटिव सेक्टर है, खुदा ना खासा कोई दवाई में कोई मसला हो और फुली टेस्टेड ना हो और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आए, तो इस चीज़ की वजह से काफ़ी एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटेड इन्वायरमेंट है, जिसके इम्पैक्ट ये हो सकता है कि हैवी पेनल्टीज पड़ सकती है कोई भी मिस्टेक पे। डिस्ट्रीब्यूशन सेल को मैं कवर नहीं करूंगा क्योंकि बेसिक बात है, तमाम सेक्टर में इसी तरह से होता है। बाकी इनहेरेंट रिस्क और चैलेंजेस इस सेक्टर में ये है कि इस सेक्टर में इन्वेंट्री लॉसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं, उसको वापस से एक्सपायरी को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। तो एक ये रिस्क है। दूसरा रिस्क इसकी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है, खासतौर पे एपीआई मॉडल पे जो चल रही है, जो इंपोर्ट करती है, और इवन जो मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी, वो भी काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट कर रही होती है, अपने रॉ मटेरियल कुछ लोकली आउटसोर्स कर रही, लोकली सोर्स कर रही होती है और कुछ इंपोर्ट कर रही होती है। तो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन इस पे सेक्टर पर रहता है। थर्ड, करेंसी डेवल्यूशन, डिप्रिसिएशन, स्पेशली जो इंपोर्ट करती है तो उसका इम्पैक्ट नजर आएगा आपको करेंसी डिप्रिसिएशन का। आखिर हाईली रेगुलेटेड, जैसे मैंने जिक्र किया, बहुत रेगुलेटेड सेक्टर है, कोई भी मिस्टेक बड़ी पेनल्टी पड़ सकती है। कंपनी की बात करें, कंपनी करती क्या है भाई? कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू एपीआई, एपीआई के एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, एक एक कंपनी का एपीआई होता है, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू एपीआई इंग्रेडिएंट्स बेच के होता है, जो जो दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को, और वो फार्मास्यूटिकल कंपनी मेन प्रोडक्ट में बना के आगे बेचती है। मेजोरिटी रेवेन्यू वहीं से आता है। और बाकी रिमेनिंग रेवेन्यू जो आता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, जिनमें बल्क में मेडिसिन सप्लाई करती है कंपनी, और फिर थोड़ी रिटेल प्राइस से थोड़ी कम होती है और फिर उसको रिकॉर्ड करती है एज रेवेन्यू। हाल में मैं सुन पढ़ रहा था कि कंपनी रिटेल मार्केट में आ रही है। रिटेल मार्केट से मुराद ये है कि ये अपना प्रोडक्ट को फाइनिश प्रोडक्ट तक लेके जाएगी, मतलब एपीआई के बाद मैन्युफैक्चर करेगी प्रोडक्ट को और फिनिश प्रोडक्ट पे लेके जाएगी इसकी, और वो सेल करेगी एंड यूजर को, जिसकी जिसकी बेस पे ये अच्छा प्राइस कोट कर सकती है और अर्न रेवेन्यू अर्न कर सकती है। और फिर इसके बाद मैंने ये भी देखा था कि इसने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट साइन किए टू एस्टेब्लिश प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडोनेशिया, चाइना, इनके से। मैं समझता हूँ ये अच्छा स्टेप है, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्की भी है, अगर कंपनी सही से डिलीवर्ड और एक्सपेक्टेशन को मीट ना करे तो।
मार्केट शेयर की बात करें, इस सेक्टर का पाकिस्तान में मार्केट शेयर 1 ट्रिलियन है। और सिटी फार्मा की बात करें, बहुत छोटा शेयर है, तकरीबन 1 से 1.25% शेयर है। 10 10 12 20 अरब का इसका रेवेन्यू है, तो उसका मार्केट शेयर 1 से 1.25% बनता है, जो कि बहुत ही टाइनी है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली फार्मास्यूटिकल कंपनी की शुरू की जो 10 कंपनीज है ना, टॉप 10, उन वही 50 to 60% मार्केट को कैप्चर करती है। बाकी तमाम छोटी छोटी कंपनियां 40% करती है, जो कि एक एक मतलब कह सकते हैं कि शुरू की 10 कंपनियां की है। और इंटरेस्टिंगली सिटी फार्मा उन टॉप 10 में नहीं है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करें, फाइनेंशियल मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग नहीं लगी, बहुत ज्यादा वीक लगी, प्लस बहुत छोटी लगी। इनका प्रॉफिट नंबर, डेफिनेटली प्रॉफिट में 617 अरब का प्रॉफिट है, सॉरी 617 मिलियन का, अरब नहीं। तो कोई ऐसा ज़्यादा मैं नहीं समझता कि एज फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रॉफिट इतना होना चाहिए। आई थिंक बहुत छोटी कंपनी है, इसलिए इसका प्रॉफिट भी कम है, और रुपीज़ में ये फिगर्स हैं। कीप दैट इन माइंड। फाइनेंशियल मुझे कोई इंटरेस्टिंग लगी। फॉर फिक्स कॉस्ट मुझे, सॉरी फाइनेंस कॉस्ट मुझे बड़ी हाई लगी कंसिडरिंग द साइज। तो इट लुक लाइक कंपनी को उस पर काम करना चाहिए। प्लस इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा है इंटरेस्टिंगली, जो कि होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अ, तो 70% से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, खासतौर पर इस तरह की सेक्टर की कंपनी की। करंटली अराउंड 80% है। बाकी इसका ईपीएस देखा जाए, ग्रेजुअली इंक्रीज किया है, सॉरी सम हाउ सिमिलर है, 2.98 से 2.99। 9 मंथ के देखें और 3 मंथ के देखें तो ग्रेजुअली इंक्रीज किया गया, इंक्रीज हुआ है। तो मैं समझता हूँ स्टिल वेरी वीक। और ईपीएस अगर देखा, 2 3 ईपीएस है, और ये कंपनी 97 पे ट्रेड कर रही है। तो इट लुक लाइक 9 मंथ पे 3 है। हो सकता है 1 ईयर पे 3.5 हो जाए, बट स्टिल, या 4 भी हो जाए, तो स्टिल 4 ईपीएस है अर्निंग पर शेयर, और 97 पे ट्रेड कर रहा है। इट लुक लाइक वेरी हाई। और मैंने यहाँ हाई लेवल समराइज भी कर दिया इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स को। डिविडेंड की बात करें, जो जो इन्वेस्टर डिविडेंड कमाना चाहता है, मैं नहीं समझता इसके लिए शेयर है, क्योंकि 3 4% से ज़्यादा ये डिविडेंड नहीं देता करंट प्राइस पे। अच्छा, करंटली क्या ट्रेड कर रहा है? करंटली 97 पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर। अच्छा, 97 पे से मुराद ये तकरीबन 26x ऑफ इट्स अर्निंग है, मतलब 3 ईपीएस है, तो 26 into 3 is 296। तो ये तकरीबन 3 3.5 इसका ईपीएस जो एक्सपेक्टेड है साल का होगा, तो इस हिसाब से 26 मल्टीपल पे ट्रेड करा है, जो कि बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर इसके पीयर से भी ज़्यादा है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है। तो इट लुक लाइक बहुत ज़्यादा हाई। हो सकता है इसका इसका प्राइस इसलिए बढ़ गई कि लोगों की एक्सपेक्टेशन, जो उसके शेयर होल्डर, उनकी एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न आएगा इसकी रिटेल में एंट्री से, और ये जो इंटरनेशनल एफिलिएशन पे जा रही है, तो इसकी वजह से इसकी प्राइस काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बढ़ गई, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा रिटर्न आएगा इनफ्लो की सूरत में। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, मैं नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस कवर नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ फंडामेंटली कंपनी अच्छी है तो उसमें टेक्निकली ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। करंटली इसके चार्ट को देखा जाए, तो इंटरेस्टिंगली काफ़ी ज़्यादा अच्छा चार्ट है इसका, और ख़ास तौर पे इसका वॉल्यूम वाइज देखा जाए, शेयर होल्डर्स का काफ़ी वॉल्यूम इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस कंपनी में। और हम देख सकते हैं इसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नज़र आता है हमें। बाकी करंटली देखा जाए 97 पे ट्रेड कर रहा है, 3 या 4% नेगेटिव था लास्ट क्लोजिंग डे पे, फ्राइडे वाले दिन। तो करंटली मुझे जो लगता है कि 2024 से इसका ग्राफ स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि 2024 से आप देखें इसका वॉल्यूम अब बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है थ्रू आउट द। तो इट लुक लाइक स्ट्रॉन्गर, और इट कुड ऊपर मजीद जा सकता है। लेकिन ये जिस तरह की कंपनी है, मुझे लगता है प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू है फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कभी भी इसमें एक अच्छा पुल बैक आ सकता है, तो कीप दैट इन माइंड। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली नज़र आता है मुझे कि मार्केट जा रही है ऊपर, तो ये ऊपर जाएगा, बट लॉन्गर टर्म में मैं समझता हूँ थोड़ा सा संभल के इसमें रिस्की हो सकता है। ये कहना रिस्की हो कहना गलत नहीं है। अच्छा, मेरा व्यू क्या है? अच्छा, मेरे इन्वेस्टमेंट के कुछ बोलते हैं एक चेकलिस्ट है, जिसमें जिसमें ये फिल आउट नहीं होता फॉर फॉर सम रीज़न। उसके रीज़न ये है कि कंपनी बहुत छोटी है, और ख़ास तौर पे अपने सेक्टर की, काफ़ी बहुत ही छोटी कंपनी अपने सेक्टर की, और अपने इसके पीयर्स बहुत अच्छे हैं। और जब कंपनी छोटी है और इतने तो मैं समझता हूँ ये एक मेरे लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया से बाहर है। दूसरा, करंटली ये बहुत हाई मल्टीपल्स ट्रेड कर रहा है, तो मैं नहीं समझता एज इन्वेस्टर इतने हाई लेवल पे आपको एंट्री लेना चाहिए। इवन के बहुत ज़्यादा अच्छे पोटेंशियल हो फ्यूचर में, तो लेकिन स्टिल
यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। इस रेट पे लेना बहुत रिस्की होगा। दूसरी चीज़, ये कंपनी बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रही है। मिसाल के तौर पे एपीआई तो कर रही है, इंग्रेडिएंट सेल कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, और अब बोल रही है कि हम रिटेल में डायरेक्ट सेल भी करें कस्टमर को, और ग्लोबल एंट्री भी ले रही है, ग्लोबल एफिलिएशंस में जा रही है। मैं समझता हूँ साइज ऑफ कंपनी इतनी सारे काम कर रही है तो बहुत ज़्यादा रिस्क, इनहेरेंट रिस्क आ जाता है कि इतने सारे काम करिए, कहीं फेल हो गए तो बहुत ज़्यादा लॉसेस आ जाएंगे, और एक छोटी कंपनी में बहुत बड़ा सेटबैक आ जाएगा। अच्छा, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इनके जो जो प्लांट इस्टेब्लिश कर रहे हैं इंडोनेशिया में, 2027 की लेट 27 में कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद स्काउट इनफ्लो आना शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूँ हो सकता है ऐसा होगा बिल्कुल, लेकिन आज से लेकर 2027 में बहुत टाइम है, 2 साल तो है, एंड ऑफ 2027। जब 2 साल है तो 2 साल में कुछ बहुत कुछ हो सकता है। मैं समझता हूँ एज सुन कंपनी प्रोग्रेस करे, एज सुन 26 के एंड है तो हम शायद इसको इवेल्युएट कर सकते हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली एट दिस पॉइंट कि सोचे कि बहुत अच्छा होगा। 2027 में बहुत सारे दो बजट आ जाएंगे, कुछ ना कुछ बजट में फार्मास्यूटिकल नेगेटिव हो, तो आई थिंक कीप एन आई। और अभी बहुत अर्ली होगा उस 2027 वाली के की इनफ्लो के लिए कैपिटलाइज करना अपनी इन्वेस्टमेंट को। और आखिर में जैसे मैंने जिक्र किया, कंपनी बहुत छोटी है अपने सेक्टर की कंपेयर टू स्पीड, तो इस वजह से मैं समझता हूँ इट्स नॉट वर्थ वाइल इन्वेस्टिंग एट दिस पॉइंट। आई थिंक दैट्स इट, यही मेरा व्यू था शेयर के हवाले से। कोई चीज़ मिस आउट की तो बताएं, इंशाल्लाह कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।